बहुत लोगों को अपने दांतों की याद उस वक्त आती है जब वो बुरी तरह से खराब हो जाते हैं या उनमें दर्द होने लगता है। और दांत का दर्द एक ऐसा दर्द है जो कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। आज जागरण डायलॉग्स के इस सीरीज में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी कपूर और हमारे साथ आज जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। We have with us Dr. Anuranjana Virmani, who is BDS, FPFA and FADI and is a well-known face in this field. मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद उर्वशी। एंड हमारे दूसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर सागर अभिचंदानी, who is BDS, MDS Prosthodontics and वो एक इन्फ्लुएंसर भी है। सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच उर्वशी जी, थैंक यू सो मच। हेलो, मैं हूं आपका को-होस्ट वरुण शर्मा और मैं दोनों एक्सपर्ट्स का स्वागत करता हूं हमारे जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में। थैंक यू उर्वशी। पहला सवाल मैं डॉक्टर अनु से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर अनु, हाउ ऑफन शुड वन विजिट अ डेंटिस्ट? आपको क्या लगता है कितनी बार किसी भी पर्सन को डेंटिस्ट के से जाके अपना चेकअप कराना चाहिए? हाउ ऑफन? वेल वरुण, आई बिलीव कि बचपन से ही दांतों के डॉक्टर के पास जाने की आदत होनी चाहिए। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप तो बहुत बड़ी बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दांतों के इनेमल से। ये आपको जैसे दांत दिखाई देते हैं, तो ये इनेमल है। अगर इसको हम यूं पलटें तो इसको हम काटते हैं तो ये एक ऊपर का इनेमल का लेयर है, उसके बाद डेंटिन है, फिर दांत में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई का एक डेंटल पल्प होता है। तो जब कैविटी शुरू में इनेमल पे ही होती है तो पता ही नहीं चलता। तो हमको लगता है कि छोटा सा ब्लैक स्पॉट है, हम कभी ब्रश ध्यान से भी नहीं करते हैं, बस ब्रश कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं। तो कैविटी अंदर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, वहां पे जो खाना फंसा होता है वो सड़ता रहता है और वो कैविटी अंदर डेंटिन तक पहुंच जाती है। तब हमको थोड़ा थोड़ा पानी लगता है, मीठा लगता है। हम उसको भी अवॉइड करते हैं क्योंकि हमको हमारी दिनचर्या को वो खराब नहीं करती है। हम फिर भी अपना काम चलाते रहते हैं, लेकिन अंदर कैविटी जो है और कीड़ा जो है वो अपना काम करते जाते हैं और वो बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन वो नर्व तक पहुंचते हैं, तब आपको शूटिंग पेन होता है। तो डेंटिस्ट के पास उस वक्त दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो या तो दांत को वो निकाल दे, दूसरा वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप पहले ही चले जाओ, एवरी 6 मंथ चेकअप रखो। आपके कैविटी जो इनामल में शुरू हुई थी वहीं पे चेक हो जाएगी, आपको रूट कैनाल के जाने तक नौबत नहीं आएगी। आपके कैविटीज जो हैं, दांत का इनामल भी बचा रहा, आपके पैसे भी बचे रहे, आपका टाइम भी बचा रहा। तो दूसरा है बच्चों के लिए। बच्चों का जो है, छोटेपन में लोग ये सोचते हैं कि ये बच्चों के दांत तो दूध के दांत है, क्या जरूरत है। लेकिन उनमें क्या छोटी छोटी कैविटीज जो है वो भी बहुत जल्दी बड़ी होती हैं क्योंकि बच्चों के दांत बहुत सॉफ्ट होते हैं और उसमें क्या पस जल्दी पड़ती है, बच्चों में भी रूट कैनाल करनी पड़ती है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कोई बात नहीं, निकल तो जाएगा, लेकिन दांत अपने टाइम से निकलते हैं। दांत जो चलते हैं 10-11 साल तक चलते हैं, तब तक बच्चा तो खाने पीने में मुश्किल, ग्रोइंग एज है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और दूसरा, जब बच्चा 6 साल का होता है तो बच्चों में एक परमानेंट मोलर आता है, जिसको मतलब पक्की जाड़ आती है। तो उसमें उसके ऊपर एक हम टाइम टू टाइम अगर चेकअप होता रहे तो उसके ऊपर हम सीलेंट की एक लेयर लगा देते हैं, एक थिन फिल्म लगा देते हैं, जिससे कि दांत प्रोटेक्शन हो जाती है और उस पर कैविटी नहीं अटैक करती है। और मैं तो मानती हूँ कि जो हमारा जो हेल्थ है, जनरल हेल्थ है, वो मिरर की तरह हमारे माउथ में शो करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी डाउन है तो मसूड़ों में सूजन आएगी, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमारे गम्स अच्छे रहेंगे, हमारा माउथ टीथ सब हेल्दी रहते हैं। तो डेंटल चेकअप, टाइमली चेकअप बहुत जरूरी है। मेरा एक मोटो है कि आपके दांत आपके साथ हमेशा के लिए, वो तभी रहेंगे अगर आप उनको टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहेंगे। जी जी जी। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सागर आपसे है। काफी लोग डेंटिस्ट के पास जाने से थोड़ा घबराते हैं और मैं भी शायद उनमें से एक हूँ जो डेंटिस्ट के पास जाने से थोड़ा सा घबराते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे?
सी वरुण, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि आप वो हैं जो थोड़ा घबराते हैं जी। बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत लोग होते हैं जो डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड करते हैं। उसके भी 2-3 तरीके के रीजन होते हैं। अगर मैं कोई चीज अवॉइड कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है कि मैंने उसको इतना नजरअंदाज किया है कि जब मैं अपना मुंह खोलूंगा किसी के सामने तो मुझे सुनना पड़ेगा। बट उसका हम लोग पॉजिटिव तरीके से ये भी देख सकते हैं कि अगर मैंने इतना नजरअंदाज किया है तो जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, जो डेंटिस्ट है, वो मुझे हेल्प कर सकता है सिखाने के लिए कि शायद जो मुझे नहीं आता होगा। दूसरी चीज, अगर मेरा डैमेज इतना ज्यादा है बट मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे कि मुझे दर्द नहीं है तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। बट बहुत चीज क्या होती है, जैसे डॉक्टर अनु ने भी कहा, अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स रहते हैं, वो इतनी ज्यादा सडन हो जाती है कि वो दांत मर जाता है, वो दांत की लाइफ खत्म हो जाती है। तो जिसकी लाइफ खत्म है वो बेचारा क्या बोलेगा? बट बिकॉज अंदर इंफेक्शन है, अंदर सड़न है, वो आजू बाजू के दांत को भी सड़ाना शुरू कर देगा। तो नहीं जाना ये सोल्यूशन नहीं है, डर लगना ये भी सोल्यूशन नहीं है। हमें अपनी मुश्किलों को पार करना है, तो वो दांतों के लिए भी वैलिड है। अगर मुझे तकलीफ है तो मुझे उसका इलाज जरूरी है। अगर मुझे तकलीफ नहीं भी है तो भी मुझे 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को दिखाना है कि क्या कोई तकलीफ पैदा हो रही है। हमारे पास बच्चों वाले दांत भी रहते हैं, बड़ों वाले दांत भी रहते हैं। मतलब हमारे पास 2 सेट रहते हैं दांतों के। बट हमारे पास हार्ट तो एक ही है, ब्रेन तो एक ही है। उसमें कुछ डैमेज होता है तो क्या हम वेट करते हैं, क्या हम डरते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए? नहीं। तकलीफ है, दिल में कुछ दर्द लग रहा है, उस एरिया में दर्द लग रहा है, हम भागेंगे डॉक्टर के पास। क्यों? बिकॉज वो एक वाइटल ऑर्गन है। यही दांत में थोड़ा दर्द रहा, चलो पेन किलर खा लो, चलो लौंग रख लो, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। Exactly. तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, हम वो चीज नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारे पास ओवर द काउंटर ऑप्शन अवेलेबल है। बट हम काम किस लिए कर रहे हैं? खाने के लिए। Yes. खाना कहां से खा रहे हैं? मुंह से खा रहे हैं। मुंह में क्या है? मुंह में दांत है, मसूड़े हैं। तो उनकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो मोस्ट इग्नोर्ड रहती है। हम सब बोलते हैं कि जो मोस्ट सिवियर जो पेन रहता है वो लेबर पेन रहता है। सेकेंड मोस्ट सिवियर जो पेन रहता है वो डेंटल पेन रहता है। लेबर पेन, एक तरीके से आप एक नए जीव को जन्म दे रहे हैं, तो वो दर्द जायज है। पर आपको दांत का दर्द क्यों बर्दाश्त करना है? दांत के दर्द के स्टेज तक बात क्यों लेके जानी है? क्या हम उसको पहली अवॉइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम उसको ओवरकम कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या घर बैठे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें उस डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है जो हमारे दर्द का निवारण करेगा। तो हम कहते हैं डर के आगे जीत है, वो हर चीज में वैलिड रहता है। इस अपने जो डर को ओवरकम कीजिए, उससे पार जाइए और उस दर्द का निवारण कीजिए। अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं जब आपको दर्द है तो वो दर्द का निवारण करेगा। अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं जब आपको दर्द नहीं है तो वो दर्द आने से पहले ही आपको सल्यूशन दे देगा। तो चॉइस किसका है? चॉइस हमारा है। हमें दर्द बर्दाश्त करके उसको ठीक करना है या दर्द आने से पहले हमें जागरूक होकर दर्द को स्टॉप करना है। चॉइस इज अवर्स। राइट। सो डॉक्टर सागर ने जैसे बताया कि हमें डरना नहीं है, और इससे पहले कि समस्या बढ़ जाए, इससे पहले आपका दांत खराब हो जाए, आपको डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। सो अगला सवाल है मेरा डॉक्टर अनु से। डॉक्टर अनु, हमें बताइए कि कुछ लोग बैड ब्रेथ के से परेशान होते हैं कि उनके ब्रेथ में स्मेल होती है, तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं और इसको कैसे बचाया जा सकता है? ओके उर्वशी, डेंटल रीजंस तो 2 ही होते हैं। एक तो मसूड़ों में स्वेलिंग, दूसरा कैविटीज की वजह से दांत में पस पड़ जाना। तो बाकी कुछ जनरल कारण होते हैं। तो मैं पहले गम्स के लिए बात करती हूँ। जो नॉर्मल हेल्दी गम्स होते हैं थोड़े पिंकिश कलर के होते हैं, एकदम फर्म होते हैं और दांतों के साथ चिपके हुए होते हैं। जैसे जैसे उनमें थोड़ी थोड़ी इन्फेक्शन आती है, कैलकुलस मतलब क्रेड़ा सा चिपक जाता है, उसकी वजह से दांतों में सूजन आती है, मसूड़ों में सूजन आती है। तो वो दांतों में और मसूड़े में जो गैप है वो बढ़ जाता है।
वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं और वो सड़न पैदा करते हैं, वो बदबू पैदा करते हैं। तो अगर हम उनको टाइम टू टाइम साफ करवाते रहें, से हर 6-8 महीने में एक बार साफ करवाते रहें, तो गम्स भी हेल्दी रहते हैं और स्मेल भी नहीं रहती है। और कैविटीज में जो खाना चिपका रहता है, अगर हम कैविटीज को क्लीन कराते रहें तो कोई जगह ही नहीं बचती खाना सड़ने की, तो स्मेल भी ठीक रहती है। और बाकी रहे कारण जनरल मुंह की बदबू के, जनरल कारण होता है कभी पेट साफ नहीं होता, कभी जुकाम लगा हुआ है, कभी पानी कम पिया, कभी कुछ और तकलीफें, जैसे लोग शराब बहुत पीते हैं, तो ऐसे कई कारण होते हैं। शुगर का कारण है, किडनीज खराब होते हैं, उन माउथ की स्मेल ज्यादा रहती है। तो जनरल हेल्थ ठीक होगा तो सब अच्छा है। राइट। सो डॉक्टर सागर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि लोग जैसे टूथ ब्रशेस होते हैं वो अलग अलग शेप्स के आते हैं, अलग अलग डिजाइन्स के आते हैं, सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ वॉशेस आते हैं, तो इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बिकॉज जनरली जो भी पेशेंट रहते हैं वो क्या पूछते हैं, कोई भी मेडिकल शॉप में या केमिस्ट में जाके, भैया एक टूथब्रश देना। वो भैया भी वो आपको अपने हिसाब से टूथब्रश देगा जो शायद वो यूज करता है या उसको पसंद है। बट हम भूल जाते हैं कि टूथब्रश भी अलग अलग टाइप के रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको आइडेंटिफाई करनी है, जो पहचाननी है, कि वो ब्रिस्टल्स कौन से होते हैं। ब्रिस्टल्स सॉफ्ट ब्रिस्टल्स होते हैं, मीडियम ब्रिस्टल्स होते हैं, हार्ड ब्रिस्टल्स होते हैं। अगर हम सॉफ्ट ब्रिस्टल्स ले रहे हैं जो हाईली रिकमेंडेड रहता है, उससे आपका क्लीनिंग इजी हो जाता है। अभी हमको समझना है कि दांत को क्लीन करने में और कपड़े धोने में बहुत डिफरेंस है। तो हमें दांत जब क्लीन कर रहे हैं उसमें प्रेशर की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हमें एकदम जेंटली क्लीन करना है। हमें दांत घसने नहीं है, दांत में जो सड़न है, जो खाना फंसा हुआ है, उसको निकालना है, दांत नहीं निकालना है। तो सॉफ्ट ब्रिसल्स क्या करेगा, वो हमारे दांतों से थोड़ा जेंटल रहता है, तो क्लीनिंग इजियर हो जाता है। ब्रशिंग टेक्निक इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं सबको क्या कहता हूं, आप सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला टूथब्रश यूज कीजिए। जब उसके ब्रिस्टल्स फ्रे होने शुरू होते हैं, जो ब्रिस्टल्स थोड़े सेपरेट हो जाते हैं, वो टाइम रहता है कि आपको अपना टूथब्रश रिप्लेस करना है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो टूथब्रश वही यूज करते हैं बिकॉज वो बोलते हैं ये मेरा लकी टूथब्रश है। लकी टूथब्रश नहीं होता। टूथब्रश जितना भी लकी हो, 3 महीने बाद उसकी लक खत्म हो जाती है। तो हमें दूसरा टूथब्रश लेना है जो आपके लिए फिर से लकी हो जाएगा। पहली चीज है टूथब्रश। सेकेंड, डॉक्टर अनु ने भी कहा कि जो हमारी बैड ब्रेथ होती है वो मसूड़े और दांतों की वजह से होती है। बैड ब्रेथ टंग, आपकी जीभ पे अगर कोटिंग रहती है उसकी वजह से भी हो सकती है। तो या तो हमें टंग क्लीनर यूज करना है, नहीं तो जितने भी टूथब्रशेस होते हैं उनके बैक साइड पे भी टंग क्लीनिंग के लिए एरिया रहता है। तो टंग क्लीनिंग भी उतनी जरूरी है बैड ब्रेथ को अवॉइड करने के लिए। माउथ वॉश, माउथ वॉश जिसमें फ्लोराइड होता है, टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होता है, वो बहुत ही जरूरी है आपके जो एनामल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, बट जो भी आप माउथ वॉश यूज करेंगे, सिर्फ थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़ लीजिए कि उसमें फ्लोराइड होना चाहिए। जिनको गम का इश्यू रहता है, गम में से ब्लीडिंग होती रहती है, बैड ब्रेथ थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है, गम थोड़े स्पॉन्जी रहते हैं, तो उनके लिए क्लोरहेक्सिडीन वाला माउथ वॉश एडवाइजेबल रहता है, जिसमें क्लोरहेक्सिडीन रहता है। जिनकी कोई एक्सट्रैक्शन होता है, जिनका कोई सर्जरी होता है, उनके लिए हम लोग बीटाडीन माउथ रिंस एडवाइस करते हैं। बिकॉज भैया एक माउथ वॉश देना, भैया एक टूथब्रश देना, इसके लिए क्या रहता है, हमें अवेयरनेस नहीं रहती है। हमें मालूम होना चाहिए हम लोग टूथब्रश किसके लिए ले रहे हैं, माउथ वॉश किसके लिए ले रहे हैं, क्या हम रेगुलर यूज के लिए ले रहे हैं या हम ले रहे हैं बिकॉज कोई एक्सट्रैक्शन हुआ है, या तो कोई हमारा प्रोसीजर हुआ है, या तो कोई गम में प्रॉब्लम है। तो वो अवेयरनेस जरूरी है। उसके हिसाब से या तो मुझे मालूम होगा, नहीं तो मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा। यही अगर मैं डेंटिस्ट के पास फ्रीक्वेंटली जा रहा हूं, तकलीफ नहीं है तो भी जा रहा हूं, तो एडवांटेज क्या रहता है, मुझे कांस्टेंट इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस मिलती रहती है। मुझे मेरा डेंटिस्ट एडवाइस कर सकता है मेरे लिए क्या सही है। वो आपको खाना खिला नहीं सकता है, बट आपको चम्मच पकड़ के कैसे खाना है वो सिखा सकता है। तो इसके लिए होम केयर उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हम मेकअप करने में 10 मिनट 15 मिनट प्रॉपरली लगाते हैं बिकॉज वो दिखता है। उसी तरह हमें 2 से 3 मिनट प्रॉपरली ब्रश करना है कि जो हम खाएंगे पूरे दिन में
वो भी ठीक ठाक डाइजेस्ट होना चाहिए, बिकॉज चबाना मुंह से होगा। उसके जो भी सलाइवा में हमारे पास रहते हैं फैक्टर्स जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो भी तभी होगा जब माउथ हेल्दी। तो हर चीज वहीं पे आती है कि जो आपका मुंह का कंडीशन है, मुंह की हेल्थ है, मुंह की तंदुरुस्ती है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो टूथब्रश कैसे सिलेक्ट करें, माउथ वॉश कैसे सिलेक्ट करें, ये बहुत ही जरूरी है। थैंक यू उर्वशी जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। डॉक्टर सागर, इसी के फॉलो अप एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। काफी डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं 45 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का टाइम। आपने अभी बोला 2 से 3 मिनट का सॉफ्ट ब्रशिंग आपको करना चाहिए। कोई इसमें मिडवे है, लाइक व्हाट इज द ड्यूरेशन जो आप सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि इतने तक आपको करना चाहिए, प्लस माइनस 30 सेकेंड, देन इट्स अप टू यू। सी, एक एवरेज टाइम रहता है इज अबाउट 90 सेकेंड्स, व्हिच इज अबाउट अ मिनट एंड अ हाफ। ओके। बट हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे ब्रशिंग की टेक्निक रहती है, हम बोलते हैं कि आपको ब्रश को 45 डिग्री एंगल में रखना है अपने मसूड़ों के साथ, और धीरे धीरे या तो आप उसको राउंड मोशन पे कीजिए, नहीं तो नीचे स्वाइप कीजिए। ऊपर वाले दांतों के लिए, नीचे वालों के लिए आपको ऊपर लेना है। तो इफेक्टिवली जो भी खाना फंसा हुआ है आपके मसूड़ों के अंदर दोनों दांतों के बीच में, आप वो एरिया को डिसलॉज कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1, या तो आप मैनुअल टूथब्रश यूज कर रहे हैं, तो वो टेक्निक धीरे धीरे करनी है, समझने में टाइम लगता है, तो वो 1.5 का 2 मिनट 2.5 मिनट हो सकता है जी। दूसरा रहता है एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश, उसमें ऑलरेडी टाइमर सेट रहता है, तो उसको आपको क्वाड्रेंट वाइज करना है। या तो मैं अपने ऊपर के राइट साइड में कर रहा हूं, या तो ऊपर के लेफ्ट साइड में कर रहा हूं, या ऊपर के आगे वाले में कर रहा हूं, ऊपर वाले आगे दांत के पीछे सरफेस पे कर रहा हूं, उसमें टाइमर सेट रहता है। तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ उसको मूव करना है, तो आपकी ब्रशिंग टेक्निक है उसी जो ऑटोमेटिक मूवमेंट में है वो इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या है, हम क्या बोलते हैं कि मैं ब्रश करने के टाइम बहुत सोचता हूं, मुझे सब ख्याल ब्रश करने के टाइम आते हैं। जो ऐसे ख्याली वाले लोग रहते हैं, उनके लिए बेस्ट क्या है, ऑटोमेटिक ब्रश रख लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बाकी हम जैसे लोग जो एफर्ट लेते हैं ब्रश करने के लिए, हम लोग ये बोलते हैं कि जिनको ऑटोमेटिक यूज नहीं करना है, मैनुअल यूज करना है, स्पेंड अबाउट 15-20 सेकेंड्स हर क्वाड्रेंट पे, तो आपका एवरेज 2-2.5 मिनट में ब्रश हो जाना चाहिए। बिकॉज आपको वो टेक्निक को मास्टर करना है, परफेक्शन करना है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। जब आपको समझ गया है मुझे कैसे ब्रश करना है, फिर वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके। जल्दी अच्छी, क्या कहते हैं वो, दुर्घटना से देर भली। ओके। डॉक्टर अनु, मैं आपके पास अब आना चाहूंगा। आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो एक बेटर ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकें? ओके, वरुण, घर में तो बहुत सिंपल है, दिन में 2 बार ब्रश करना है, सवेरे और रात को सोने से पहले। जरूर रात को सोने से पहले ब्रश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना जहाँ चिपका हुआ है, अगर ब्रश नहीं करते तो वहीं पे रात भर चिपका रहता है और कैविटीज पैदा करता है। तो ब्रश के साथ साथ फ्लॉस भी करना है। तो टेक्निक डॉक्टर सागर ने टेक्निक थोड़ी सी एक्सप्लेन करी, मैं आप विजुअल एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये है, तो माउथ है ये तो ये ब्रश है। ब्रश को हमने ऐसे रखा और हमने अपना रिस्ट का रोटेशन दिया। नीचे ब्रश रखा तो हमने अपने रिस्ट को रोटेशन दिया, ऊपर लेके गए, तो ऐसे ब्रश करता है। अंदर की तरफ से भी ऐसे दिख रहा होगा, कैन यू सी इट, ब्रशिंग और उसके बाद फ्लॉसिंग। फ्लॉस क्या है, धागा होता है। ब्रश ने तो आपके अंदर और बाहर से क्लीन कर दिया, लेकिन दांतों के बीच बीच की सफाई हम फ्लॉस से करते हैं। फ्लॉस एक ऐसी इस तरह की पैकिंग में आता है, थोड़ा सा हमने यूं इतना सा एक अबाउट 12 इंच के करीब एक टुकड़ा लिया, उसको हमने यूं काटा, उंगली पे लपेटा और दांतों के बीच में डाल दिया। मान लीजिए जैसे ये है दांत, इसके बीच में हमने डाल दिया इस, और धागे को बाहर निकाला, तो जो दांतों के साथ फंसा हुआ खाना वो भी बाहर आ जाता है। तो रात को सोते वक्त ब्रश और फ्लॉस करना बहुत जरूरी है, चाहे और दिन में आप करें ना करें। थोड़े से जब बड़े लोग होते हैं तो हम नाइट गार्ड भी रेकमेंड करते हैं उनको, रात को ब्रश किया, फ्लॉस किया, नाइट गार्ड पहना और सो गए। और बच्चों के लिए रात को जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीने वाले बच्चे, उनका मदर्स खाली कॉटन से पोंछते हैं, वो काफी है।
और जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनको रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी। चॉकलेट्स खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, लेकिन जो भी खाएं हम मना नहीं करते, लेट देम एंजॉय लाइफ, लेकिन रात को सोने वक्त ब्रश करना जरूरी। राइट, सो आई एम श्योर सबको पता चल गया होगा कि सही तरीका क्या है ब्रश करने का या फ्लॉसिंग करने का, और जितने भी लोग आज तक गलत तरीके से ब्रश का इस्तेमाल कर रहे थे उनको भी पता चल गया होगा। सो अगला सवाल है मेरा डॉक्टर सागर के लिए। डॉक्टर सागर, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री क्या होती है, आप हमें उसके बारे में कुछ बताएं। एक जमाने में कहा करते थे कि मुझे माधुरी दीक्षित जैसी स्माइल चाहिए। आज के जमाने में हर इंसान को हम माधुरी दीक्षित की स्माइल दे सकते हैं। जो माधुरी दीक्षित पे स्माइल अच्छी लगती है वो नहीं, जो आपके फेस के हिसाब से स्माइल अच्छी लगती है कि आप अपनी एक आइडेंटिटी बना सकें, वो आज चीज में पॉसिबल है। बट हर चीज की कैसे अपनी एक मर्यादा रहती है, उसी तरह हर चीज की भी एक अपनी डेफिनेशन रहती है। किसी के दांत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, किसी की जो बाइट है वो सही नहीं है, उनको भी हम कॉस्मेटिकली ठीक कर सकते हैं, वो सही नहीं है। जिनके जो मसूड़े हैं वो थोड़े वीक हैं, जिनके जॉज बराबर क्लोज नहीं हो रहे हैं, उनको हम लोग कॉस्मेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब के लिए पहले हम लोगों को ब्रेसेस करके दांतों की पोजिशनिंग सही करानी होती है, बाइट को फेवरेबल करना होता है। उसके बाद जो बेसिक टचअप है वो हम लोग कॉस्मेटिकली ठीक कर सकते हैं। जिनके दांत वैसे ही अच्छे हैं वो अपने टीथ को वाइटन कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या है? सफेद दांत, हमने कितने एड्स देखे हैं कि रूम में भी अगर लाइट नहीं रही तो दांतों से लाइट आ सकती है, उतने दांत सफेद नहीं होंगे। बट इफेक्टिवली जो आपका प्रेजेंस है, किसी से आप बात कर रहे हैं, जो आपके वाइटर टीथ हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं, बिकॉज आपका स्माइल बेटर हो जाता है। तो टीथ वाइटनिंग भी एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में एस्पेक्ट है। सेकेंड है किसके दांतों में गैप्स हैं, हम वो दांत को गैप्स जो रहते हैं उसको भी क्लोज कर सकते हैं। मतलब जैसे आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस रहते हैं, उसी तरह हम दांतों में भी उतने पतले मटेरियल यूज करके दांतों के गैप्स क्लोज कर सकते हैं। किनके दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, उनमें भी अगर बाइट सही है, मेजर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है जैसे ब्रेसेस की, उनमें भी हम कॉस्मेटिकली दांतों के जो टेढ़े मेढ़े हैं उनको प्रॉपरली अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो ये सब का एडवांटेज मैं क्या बोल रहा हूं कि हम कहते थे कि भगवान ने इसको इतना खूबसूरत बनाया है, बट आज के जमाने में भले अगर भगवान ने आपको खूबसूरत दांत नहीं दिए, भले आपने पूरी मेहनत कर दी अपने दांतों को खराब करने की, बट आज के जमाने में एज अ डेंटिस्ट, एज अ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट, हम आपके दांतों को इतना अच्छा बना सकते हैं कि लोग आपकी वाहवाही तो जरूर करेंगे, आपके डेंटिस्ट की भी वाहवाही जरूर करेंगे। राइट, सो डॉक्टर अन्नू, मैं आपके पास आती हूँ। सीनियर सिटीजन के लिए आप कोई स्पेसिफिक सजेशन देना चाहेंगे कि वो अपने ओरल हेल्थ पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? यस, एज वी ग्रो ओल्डर, बचपन से जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो लाइफ के स्ट्रेसेस भी ज्यादा होते हैं। तो दांत हम रात को बहुत आपस में क्लेंच करते हैं, उसको हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं, आपस में दांत रगड़ते हैं, ऊपर और नीचे के दांत। तो वो धीरे 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 इनेमल जो है घिस के टूटने लगता है, और उसके बाद पहले वो पतला होता है, फिर वो टूटता है, फिर वो कई बार क्या होता है कि जो दांतों के अंदर की सपोर्टिंग बोन है वो भी कम होनी शुरू होती है, गम्स का रिसेशन शुरू होता है। तो ये सब केयर करने के लिए हम नाइट गार्ड बनाते हैं, और रात को नाइट गार्ड पहन के सोते हैं तो दांतों का इनेमल बच जाता है। अब जो लॉस हो गया उसको कवर अप करने के लिए आजकल तो खैर फुल माउथ क्राउन्स भी लग जाते हैं, सब दांतों के ऊपर पोर्सलेन के कैप लग जाते हैं। और दूसरा, जब गम्स आपके रिसेशन में आ गए, दांतों के बीच में गैप बढ़ गया, तो उसको क्लीन करने के लिए इंटरडेंटल ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के ब्रश होते हैं छोटे से, जो दांतों के गैप के बीच में साफ करने का काम करते हैं। जैसे ये गैप है, थोड़ा सा क्लियर होगा यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे करके सब दांतों के बीच में जो गैप होते हैं उनमें ये ब्रश साफ करने के काम आता है। और कई बारी एल्डरलीज के लिए डेंचर लगे होते हैं, मिसिंग टीथ होते हैं,
तो मिसिंग टीथ को लगवाना जो बहुत जरूरी होता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि काम तो चल रहा है, क्योंकि उससे जॉस का बैलेंस बिगड़ता है और मिसिंग टीथ लगवाने से बैलेंस में रहता है सब कुछ, तो सब सही रहता है। जिंदगी ही बैलेंस है, शरीर भी बैलेंस है, तो टीथ भी बैलेंस में ही रहने चाहिए। और नाइट गार्ड के साथ साथ हम डेंटिस्ट स्नोर गार्ड भी बना देते हैं। जो रात को लोग स्नोर करते हैं उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, तो स्नोरिंग को प्रिवेंट करने के लिए स्नोर गार्ड भी लगा देते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट सीनियर केयर शुड बी लाइक, ब्रशिंग टीथ twice a day followed by interdental brushing, नाइट गार्ड पहनना, अगर स्नोरिंग है तो स्नोर गार्ड पहन के सोना और सवेरे उठ के फिर ब्रश करना। जी डॉक्टर अनु, एक मिलता जुलता सवाल है, ये बात हुई सीनियर सिटीजन की। छोटे बच्चों की अगर बात करें तो आई एम श्योर जो हाइजीन के हैं वो तो हमें सेम ही फॉलो करने चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों के दांत जो है बचपन से ही बाहर की तरफ आने लगते हैं, तो वो कैसे, आई मीन ब्रेसेस के थ्रू या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उनको ठीक करने के? हाँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है माउथ ब्रीदिंग का। बच्चों के नाक जुकाम लगता है तो एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं, तो माउथ ब्रीदिंग करते हैं, उसके प्रेशर से दांत बाहर आने लगते हैं। तो अगर बहुत छोटा बच्चा है तो एडिनॉइड्स का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम है तो जब बच्चा 9-10 साल का होता है तो डेंटल चेकअप, ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ चेकअप जरूरी हो जाता है, तो पहले से ही करेक्शन हो जाती है। डॉक्टर सागर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि विद द डिजिटल इवोल्यूशन आपको कितनी हेल्प मिली है इन द फील्ड ऑफ डेंटल? ऑल्सो प्रोस्थोडोंटिक्स की अगर बात करें, आई होप आई हैव प्रोनाउंस इट इन अ प्रॉपर मैनर, तो उसकी अगर बात प्रोनाउंस करके जी, तो उसके बारे में कुछ हमारे साथ में शेयर करिए। सी, डिजिटल जो वर्ल्ड है उसने दुनिया के लिए बहुत ही चीजें आसान कर दी हैं। तो हमारा जो डेंटल प्रोफेशन है, आप प्रोस्थोडोंटिक्स जैसे आपने कहा, सही कहा, उसमें भी काफी एडवांसमेंट्स आए हैं। बेसिकली अगर आप कोई डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, वो डेंटिस्ट आपको बताएगा ये दांत में दर्द है, ये दांत में कुछ हो रहा है, तो आप मुंह खोल के इमेजिन करते हैं, सोचते हैं अच्छा शायद ये है, शायद वो है। बट आज जब हमारे पास एक इंट्रा ओरल कैमरा है, उससे जैसे डेंटिस्ट दांत देख रहा है मुंह के अंदर, साइमल्टेनियसली उसी समय आप एक स्क्रीन पे अपने दांतों को देख सकते हैं, जो शायद आपने कभी इतना निहारा नहीं होगा, बट आपको डेंटिस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है चेक करने के लिए। ऐसे ही रहता है एक इंट्रा ओरल स्कैनर। जो लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जब उनका माप लिया जाता है तो उनमें वॉमिट करने की, उल्टी करने की टेंडेंसी रहती है, बिकॉज थोड़ा मटीरियल शायद अंदर की साइड जाता है, उनको सेंसिटिव होता है कि मेरा शायद वॉमिट हो जाए। तो इंट्रा ओरल स्कैनर क्या करता है, माप लेने की जगह वो आपके दांतों को स्कैन कर रहा है, जिससे जो माप हम लेते हैं उससे कास्ट बनता है। इस स्कैन करने से आपके कास्ट बन जाएंगे, तो उस इंप्रेशन की जरूरत नहीं है। और एक चीज है, जब हम किसी को दांत नहीं है तो इम्प्लांट प्लान करते हैं कि दांत नहीं है, दांतों के अंदर जो हड्डी जगह होती है वहां पे इम्प्लांट डालो, ऊपर से कैप आएगा जो फिक्स्ड रहेगा। ब्रिज क्या रहता है, बाजू के दांतों की कटिंग होती है। इस इम्प्लांट में बाजू के दांतों की कटिंग अवॉइड हो जाती है, तो ना झंझनाहट होगी, ना बाद में कैविटी होगी, ना वो दांत में सेंसिटिविटी होगी, ना पेन होगा, ना एक्सट्रैक्शन होगा। वो सब सीक्वेंस अवॉइड करते हैं अगर हम बाजू के दांत की कटिंग अवॉइड कर देते हैं। तो जो इम्प्लांट रहता है उसके एडवांसमेंट्स क्या है, जो हमने स्कैन लिया उससे मॉडल मिला, पेशेंट गया एक्सरे निकालने के लिए, तो जो स्कैन है और एक्सरे का सॉफ्ट कॉपी है वो मर्ज हो जाता है। तो पेशेंट को इम्प्लांट सर्जरी से पहले मालूम होता है कि इम्प्लांट का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा। डॉक्टर को मालूम होगा कि इम्प्लांट का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा सर्जरी से पहले। मतलब सर्जरी के सक्सेसफुल होने की चांसेस और भी बेटर हो जाती है। तो डिजिटल जो है वो आपकी सक्सेस और प्रिडिक्टेबिलिटी को बेटर कर देता है, बट वो आपके स्किल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मतलब वो आपके स्किल्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। आप में वो स्किल्स रहने चाहिए कि आप वो रिजल्ट्स अचीव कर सकें, बट बिकॉज ऑफ डिजिटल वो आपकी चीजें आसान कर देता है। तो जो डिजिटल का वर्जन है, यही आप प्रोस्थेटिक्स को, आप स्माइल, जो स्माइल मेकओवर होते हैं, स्माइल डिजाइनिंग होता है, आज हम पेशेंट को दिखा सकते हैं कि आपका फ्यूचर स्माइल क्या होगा ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले।
जैसे आप कोई दुकान में जाते हैं, कपड़े चूज कैसे करते हैं? कपड़े पहन के देखते हैं कि क्या मुझे ये फिट हो रहा है, क्या ये कलर मुझे सूट हो रहा है, क्या मेरा लुक अच्छा आ रहा है। उसी तरह दांतों का जब आप मेकओवर कर रहे हैं, आप अपनी स्माइल को रिक्रिएट कर सकते हैं ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले। मतलब आप एंड रिजल्ट देख सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। ये भी एक एडवांसमेंट है डेंटिस्ट्री में। मतलब आप पहले प्लान कर सकते हैं आपको कहां पहुंचना है, बाकी आपके स्किल्स आपको वो एंड रिजल्ट तक लेके जाएंगे। बट याद रखिए, डिजिटाइजेशन आपके लिए चीजें आसान कर सकता है, आपके लिए काम नहीं कर सकता है। तो आपके वो स्किल्स होने बहुत ही जरूरी है कि जो आपने पेशेंट को प्रॉमिस किया वो आप डिलीवर कर सके। जी डॉक्टर सागर, थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया इसके बारे में। डॉक्टर अनु, मैं आपके पास एक बार दोबारा वो सवाल लेके आना चाहूंगी जो बीच में शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम ठीक से हमारी ऑडियंस सुन नहीं पाई थी। मैं बात कर रही थी कि छोटे बच्चों में जिनके दांत बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, उनके क्या कारण होते हैं और उसको कैसे प्रिवेंट या कैसे उसके ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं? मेन कारण होता है माउथ ब्रीदिंग का। छोटे बच्चे को कभी एडिनॉइड्स होते हैं, बार बार जुकाम लगने से टॉन्सिल्स बन जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं वो माउथ ब्रीदिंग करने से। तो वो माउथ ब्रीदिंग के प्रेशर से ही तालू का शेप बदलता है और टीथ बाहर आने लगते हैं। तो ऑर्थोडोंटिक करेक्शन तो कराना ही होता है, उससे पहले एडिनॉइड्स का करेक्शन, टॉन्सिल्स का करेक्शन ये भी कराना होता है। एक तो ये कारण है। दूसरा, बच्चे टंग थ्रस्टिंग की हैबिट बच्चों में आ जाती है, बार बार जबान दांतों के बीच में डालते हैं, उनको मजा आता है, तो उसके प्रेशर से भी टीथ जो है वो बाहर फैन आउट करने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ऑर्थोडोंटिस्ट ठीक जल्दी एज में करेक्ट कर देते हैं। ओके, डॉक्टर सागर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है। आजकल पिछले अगर साल भर से देखा जाए तो लोग मास्क पहन रहे हैं काफी रेगुलरली। क्या इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है लोगों के डेंटल हाइजीन में या नहीं हुआ है? माय डियर वरुण, आपने कहा लोग मास्क पहन रहे हैं, सही जवाब। बट लोगों को मास्क पहनना नहीं आ रहा है, वो हमको मालूम नहीं। एक साल बाद भी अगर लोगों को बताया जा रहा है कि मास्क कैसे पहनो और मास्क क्यों पहनो, मतलब ये हम लोग सबका एक कलेक्टिव फेलियर है कि हम कोविड को सीरियसली ले नहीं पाए हैं, पहली बात। सेकेंड बात, लोग क्या समझते हैं, मास्क पहना है तो भले मेरे दांत सफेद हो, पीले हो, काले हो, भूरे हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क जरूर पड़ता है। जब लॉकडाउन हुआ था तो हम सब क्या कह रहे थे, हम सबको अफेक्ट कर रहा है बिकॉज हमारा घर कैसे चलेगा, हम कैसे खाएंगे। बट मेरे दोस्तों, खाने के लिए आपको दांतों की रिक्वायरमेंट है, दांतों की हेल्थ की जरूरत है। भले आपने मास्क पहना है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका बैड ब्रेथ है वो कवर हो जाएगा, दांतों की इन्फेक्शन कवर हो जाएगी, दांतों की हेल्थ छुप जाएगी, ये सब नहीं होगा। तो जो आपका हेल्थ मेंटेनेंस है उतना तो हाई रहना ही चाहिए, बट बिकॉज आपका मास्क से मुंह कवर्ड है, आपको डबल मेंटेनेंस रखना है, ऐसा सोचना चाहिए आपको। जो लोग स्मोक करते हैं उनमें एनीवेज मसूड़ों का प्रॉब्लम रहता है, अच्छे जो दांत रहते हैं उनमें हड्डी का जो सपोर्ट रहता है वो अफेक्ट हो जाता है। तो जो स्मोक कर रहे हैं और जो मास्क पहन रहे हैं उनको डबल मेंटेनेंस की जरूरत है। तो इससे प्रॉब्लम घटी नहीं है, आपका मेंटेनेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये मत समझिए मास्क पहनने से अंदर की चीजें छुप जाएंगी। जब आप खाना खाओगे तो मास्क निकाल के ही खाओगे, खाना मुंह से ही अंदर जाने वाला है। अगर आपके मुंह में कीटाणु हैं, वो जो आपके खाने में आएंगे, खाने में भी कीटाणु ही अंदर जाएंगे। अगर आपका मुंह हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी भी हेल्दी नहीं हो सकती। तो मेरे दोस्तों, मैं तो सबसे यही कहता हूं, आपका अगर मुंह हेल्दी है, आपकी बॉडी हेल्दी है। आप अपना मुंह हेल्दी नहीं रख सकते तो प्लीज हमारे पास आइए। अगर आपने मुंह हेल्दी भी रखा है तो भी हमारे पास आइए। हम आपको हेल्प कर सकते हैं वो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम छोटी से छोटी चीज में ही स्टॉप कर दें, कि वो ना बड़ी हो, ना आपको तकलीफ हो, ना आपको सोचना पड़े कि ये डॉक्टर एक्सपेंसिव है। डॉक्टर महंगा नहीं है, आपका जो निग्लेक्ट है वो महंगा है। थैंक यू डॉक्टर सागर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर अनु हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और जैसे डॉक्टर सागर ने बोला कि मास्क पहनने से आपके दांत सिर्फ छुपेंगे,
उसमें जो प्रॉब्लम है वो नहीं छुपाई जा सकती है। बट उसी के साथ में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मास्क जरूर पहने, जैसे डॉक्टर सागर ने कहा है कि मास्क प्रॉपरली पहने, और उसके साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी सारे गाइडलाइंस जो है उसे आप प्रॉपरली फॉलो करिए। समय का थोड़ा सा अभाव है, क्वेश्चंस हमारे पास में बहुत सारे हैं, बट किसी भी व्यूअर के अगर कोई भी क्वेश्चंस रह गए हो, आप प्लीज हमारे साथ में शेयर करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और हम कोशिश करेंगे कि उन कमेंट्स को हम आपको वापस रिप्लाई कर सके हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू। इस सेशन को आप अगर आप पहले नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी सभी खबरों को आप हमारी वेबसाइट जागरण.com और english.jagran.com पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। मैं अपनी को-होस्ट उर्वशी का थैंक यू करना चाहूंगा मेरे साथ में जुड़ने के लिए, और डॉक्टर सागर एंड डॉक्टर अनु, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जागरण डायलॉग्स। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से आएंगे मंगलवार के दिन एक नए टॉपिक के साथ में, 2 नए एक्सपर्ट्स के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।